राजू तपती धूप में स्कूल से घर आते ही पंखा चलाकर सो जाता है और तभी लाइट चली जाती है। इस लाइट को भी अभी जाना था। माँ, हम इतने गरीब क्यों हैं? गोलू को देखो, इसके घर में इन्वर्टर लगा है, हम क्यों नहीं इन्वर्टर लगवा लेते? रहने दो बेटा, हम गरीब बिजली का बिल नहीं भर पाते, इन्वर्टर कहाँ से लगाएंगे। रुक, मैं तुझे हाथ पंखा कर देती हूँ। रहने तो दादी, उससे मुझे कोई ठंड नहीं लगने लगेगी। मुंह बनाकर राजू घर के बाहर जाता है और गोलू उसे अपने घर बुलाता है। राजू, तुझे तो बहुत पसीना आ रहा है, लाइट भी नहीं है, तू मेरा घर आ जा, मेरा घर बहुत ठंडा है और इन्वर्टर से एसी भी चल रहा है। बेटा, कोई जरूरत नहीं है इन गरीबों को अपने घर बुलाने की। खबरदार अगर ये मेरे घर में आए तो। घर में आने से पहले ही शीतल राजू को फटकार लगा देती है। ये देख शांति को बहुत बुरा लगता है और वह शीतल से कहती है, बहू, बच्चों के साथ ऐसा बर्ताव सही नहीं। अगर तुम्हें नहीं पसंद कि राजू तुम्हारे घर आए तो तुम इसे प्यार से भी मना कर सकती हो। अरे बहन, अगर इतना ही बुरा लग रहा है तो अपना बच्चा अपने घर में ले जाओ। चलो गोलू बेटा अंदर, बहू इन गरीब लोगों की बातों पर ज्यादा ध्यान मत दो। बेटा, तुझे उन अमीरों के घर जाने की जरूरत नहीं है। गोलू तेरा बहुत अच्छा दोस्त है, ठीक है, पर तू उनके घर मत जाना। अब तू अंदर चल, लाइट आ गई है। इतना बोलकर शांति राजू को अपने साथ घर में ले आती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। ऐसे एक दिन राजू जब सुबह नहाने के लिए जाता है। माँ, ये पानी कितना गर्म है, मैं नहीं नहाऊंगा। कोई बात नहीं बेटा, आज तू ऐसे ही स्कूल चला जा। मैं तेरे लिए एक बाल्टी में पानी निकाल कर रखूंगी। दोपहर तक जब वह ठंडा हो जाएगा तो तू स्कूल से आकर नहा लेना। अगर मैं स्कूल नहाकर नहीं गया तो सभी बच्चे मेरा मजाक बनाएंगे। आपको रात में ही मेरे लिए एक बाल्टी पानी निकाल देना चाहिए था। अब मुझे कुछ नहीं पता, बर्फ लेकर आओ, मैं पानी में बर्फ डाल के नहाऊंगा। राजू बेटा, मैं भी तो इसी गर्म पानी से नहाया था, जल्दी से नहा लो। अब ना चाहते हुए भी राजू गर्म पानी से नहाता है और जब वह स्कूल पहुंचता है तो गोलू राजू अपने दोस्तों से बात कर रहे होते हैं। स्कूल में कितनी ज्यादा गर्मी है, पंखे की तो हवा ही नहीं आती। तुम्हें पता है मेरे घर पर तो एसी लगा है और लाइट चली जाती तो इन्वर्टर चालू हो जाता है। और माँ ने तो स्पेशली मेरे लिए गर्मियों के लिए छत पर एक छोटा सा स्विमिंग पूल बनाया है, बहुत ठंडा पानी रहता है उसका। क्या सच में? हम लोग तो गर्म पानी से नहाते हैं। राजू, तू कैसे पानी से नहाकर आया है? गोलू तो तेरा पड़ोसी है, तो तू क्या इसी के घर गया था? राजू किसी भी बात का जवाब नहीं देता और यहाँ देख क्लास के सभी बच्चे राजू और गोलू की दोस्ती पर हंसने लगते हैं। ये देख दोनों ही बच्चे उदास हो जाते और घर आते हैं। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते और अक्सर गर्मी में लाइट चली जाया करती थी। ऐसे ही एक रात पूरा परिवार सो रहा होता है और रात के 3 बजे लाइट चली जाती है, जिस वजह से राजू परेशान हो जाता है और वह अकेले बिना किसी को बताए छत पर सोने चला जाता है। सुनिए जी, देखो ना राजू कहाँ चला गया, मुझे बहुत डर लग रहा है। घर में लाइट भी नहीं है, इतनी सुबह सुबह मेरा बच्चा कहाँ चला गया होगा। वो हमेशा गर्मी से परेशान रहता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो हमारे पड़ोसी के घर चला गया। माँ, राजू घर में ही होगा, कहीं घर में ही देखते हैं। इस तरह पूरा परिवार राजू को ढूंढता है और जब निशा छत पर जाती तो वो देखती है कि सुबह के 6 बजे राजू अकेले छत पर सो रहा है। निशा अपने बेटे को उठाती है और उसे गले से लगाकर उससे कहती है, बेटा तू छत पर अकेला क्या कर रहा है? रात को बहुत गर्मी लग रही थी, मच्छर भी काट रहे थे, लाइट भी नहीं आई थी, इसलिए मैं अकेला ही ऊपर छत पर सोने आ गया। रात में बहुत अच्छी हवा चल रही थी, मुझे बहुत अच्छी नींद आई। बेटा मुझे बता तो देता, तू जानता है मेरी सांसें सूख गई थी तुझे अपने पास न देखकर। राजू को देख निशा की जान में जान आती है। समय यूं ही गुजरता है और एक दिन उनके घर बिल आता है और इस बार उन्हें बिल के साथ नोटिस भी मिलता है। 2 महीने हो गए तुमने बिल नहीं भरा, 10 दिन का बस समय है। अगर इस 10 दिन में 1000 रुपए नहीं भरे तो तुम्हारे घर की लाइट काट दी जाएगी। गर्मी बर्दाश्त नहीं होती और इन गरीबों से और बिल भी नहीं भरा जाता। अरे 1000 रुपए भरना कोई बड़ी बात नहीं। मेरा देखो 4000 रुपए का बिल आया है, वो भी 1 महीने का, और हम ये भी आराम से भर लेते हैं। अरे बहू छोड़ना, उन गरीबों के पास तो खाने के भी पैसे नहीं, घर में लाइट लगवा लिया वही बड़ी बात है। अपनी अमीर पड़ोसन की बात सुनकर निशा और उसके परिवार वालों को काफी बुरा लगता है और वह लोग घर में चले जाते हैं। इसी तरह 10 दिन बीत जाते हैं और वो लोग बिल नहीं भर पाते, जिस वजह से बिजली वाला आकर उनकी लाइट काट कर चला जाता है। माँ, अब क्या हमें पूरी गर्मी इसी तरह अंधेरे और गर्मी में बितानी होगी? नहीं बेटा, मैं बहुत जल्द बिल भर दूंगा, फिर हमारे घर में भी लाइट आ जाएगी। तुम फिक्र मत करो, आज रात को हम सब छत पर सोएंगे। छत पर बहुत ठंडी हवा आती है, वैसे भी हमारा पंखा अच्छी हवा नहीं देता था। इस तरह पूरा परिवार खाना लेकर छत पर जाता है और वह लोग एक साथ छत पर खाना खाकर सो जाते हैं। समय यूं ही बीतता है और बढ़ती गर्मी की वजह से शांति की तबीयत खराब होने लगती है और एक दिन जब तपती धूप में शांति सर पर राशन लेकर आती है तो उसे लू लग जाती है। माँ जी, आपका तो बुखार उतर ही नहीं रहा, क्या करूं? एक काम करती हूँ, शीतल बहन से मदद मांगती हूँ। पूरे मोहल्ले में बस उन्हीं के घर एसी लगी है और मेरे घर तो लाइट भी नहीं है। निशा मदद मांगने के लिए अपनी पड़ोसन के घर जाती है।
निशा, तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम जैसी गरीब की मदद करूंगी? मेरा पति इतने पैसे कमा रहा है, हमने इन्वर्टर घर में लगा रखा है इसलिए कि तुम जैसे गरीबों को सहारा दे सके। अपनी परेशानी खुद झेलो। इतना बोलकर शीतल निशा के मुंह पर दरवाजा बंद कर देती है, जिसके बाद निशा बाहर से थोड़ी सी बर्फ खरीद कर लाती है और साथ ही घर में रखा प्याज का रस निकालकर अपनी सास के सर पर रखती है और ठंडे पानी से पट्टी करती है। बहुत जल्द शांति की तबीयत ठीक हो जाती है और जैसे ही रवि की सैलरी आती है सबसे पहले वो बिजली का बिल चुकाता है, जिस वजह से उनके घर लाइट आ जाती है। माँ, हमारे घर लाइट आ गई। हाँ बेटा, और अब यहाँ लाइट कभी नहीं कटेगी। निशा, मैंने तुम्हें बताया था ना, मेरी सैलरी बढ़ने वाली है। हम सभी एम्प्लॉइज की 1000 रुपए बढ़ गई है सैलरी। अब जो मेरी 1000 रुपए सैलरी बढ़ी है उससे मैं हर महीने बिजली का बिल भर पाऊंगा। घर में लाइट आने की वजह से पूरा परिवार काफी खुश था। तो वहीं शीतल के घर में शॉर्ट सर्किट होता है और अचानक से लाइट चली जाती है और जब शीतल इन्वर्टर ऑन करती है तो उसका इन्वर्टर भी ऑन नहीं होता। अरे बहू, क्या हो गया? तूने अब तक इन्वर्टर क्यों नहीं ऑन किया? माँ जी, ऑन ही नहीं हो रहा है। लगता है इन्वर्टर ठीक करने वाले को बुलाना पड़ेगा। शीतल इन्वर्टर वाले को घर बुलाती है, जिसके बाद उसे पता चलता है कि उसका इन्वर्टर खराब हो गया है और उसे रिपेयर करने के लिए सर्विस सेंटर ले जाना होगा और ठीक होने में इसे 4 से 5 दिन लग जाएंगे। माँ जी, ठीक करवाने के लिए इन्वर्टर को भेजना ही पड़ेगा। 4 से 5 दिन की बात है, बस भगवान से दुआ करो कि लाइट ना जाए। शीतल इन्वर्टर को सर्विस सेंटर भेज देती है और कुछ देर बाद शीतल देखती है कि मोहल्ले में सभी के घरों में लाइट आ रही है सिवाय उसके, जिसके बाद वह बिजली वाले को बुलाती है और उसे पता चलता है कि उसके घर की बिजली की फिटिंग पूरी तरह से शॉर्ट सर्किट होने की वजह से खराब हो गई है और दोबारा से फिटिंग करने में 2 दिन लगेंगे। माँ, 2 दिन तक हमारे घर में क्या बिजली का ही काम होता रहेगा? इन्वर्टर भी खराब हो गया है। बेटा, मुझे भी बहुत गर्मी लग रही है। बाहर गए तो धूप से जल जाएंगे और घर में रहे तो पसीने से मर जाएंगे। शीतल बहन, गर्मी से परेशान क्यों होती हो? तुम मेरे घर आ जाओ। हमारे बच्चे दोस्त हैं, अगर हम भी दोस्ती कर लें तो क्या खराबी है? मेरे घर में एसी नहीं है पर पंखा है। एसी जितनी ठंडक तो तुम्हें नहीं मिल पाएगी, पर हाँ, गर्मी से थोड़ी राहत जरूर मिल जाएगी। इतना बोलकर निशा शीतल और उसके पूरे परिवार को अपने घर में लेकर आती है और पंखे में बिठा देती है और फिर भी उनके पसीने छूट रहे होते हैं, जिसके बाद खाली समय में खुद निशा आशा को हाथ पंखा करती है, जहाँ ये सब देख उन लोगों को अपनी गलती का एहसास होता है। बस करो निशा, हाथ पंखा मुझे दे दो, मैं अपनी सास को खुद हवा कर दूंगी। मैं कितनी बुरी हूँ, जब तुम्हारी सास बीमार थी तो तुम मुझसे मदद मांगने आई तो मैंने तुम्हारे मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। जब बिजली वाला तुम्हारा लाइट काट कर गया तब भी मैंने तुम्हारा मजाक बनाया और जब मेरे बेटे ने राजू को घर में बुलाया मैंने तब भी उसे घर में नहीं आने दिया। इतना बुरा करने के बाद भी आज तुम मेरी मदद कर रही हो। अरे बहन, ये सब तो पुरानी बातें हैं और अभी गर्मी इतनी है कि क्या ही कहूँ। हमने गर्मी झेली है, हम समझ सकते हैं तुम्हारी हालत। बस इसीलिए इंसानियत के नाते हम तुम्हारी मदद कर रहे हैं। इस तरह उन दोनों में दोस्ती हो जाती है और शीतल ये दिन हमेशा याद रखती है और अब जब भी निशा को जरूरत पड़ती तो वह उसकी मदद जरूर करती है। निहारिका घर से बाहर निकल कर आ और मेरे 4 मंजिल वाले घर को देख। मैं अपने कमरे की बालकनी पर खड़ी हूँ। सिमरन के कहने पर निहारिका घर से बाहर निकलती है और अपनी दोस्त का 4 मंजिल का ससुराल देखकर उससे कहती है, अरे तू 3री मंजिल पर है। वैसे तेरी किस्मत अच्छी है, तू हमेशा से चाहती थी ना कि तुझे 4 मंजिल का ससुराल मिले। ले, मिल गया 4 मंजिल का ससुराल। वो तो है, और अच्छी बात यह है कि मेरी 4 नंद है और 3 शादीशुदा है। जब मेरी तीनों नंद अपने ससुराल चली जाएंगी ना तब तुम मुझसे मिलने मेरे घर आती रहना। और हाँ, तू भी अपने पति से कहना कि 1 मंजिल के घर से कुछ नहीं होता, 4 मंजिल का मकान बनवाए। सिमरन, मुझे जितना मिला है मैं उतने में भी खुश हूँ। और वैसे भी समीर जी कह रहे थे अभी थोड़ी पैसों की कमी है इसलिए 2nd फ्लोर नहीं बनवाए। पर तू चिंता मत कर, बहुत जल्द मेरा घर भी 1 मंजिल से 2 मंजिल का हो जाएगा। इस तरह दोनों दोस्त बात करके अंदर चली जाती हैं और निहारिका अपनी अमीर दोस्त को देखकर खुश होती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन मैं बार बार भूल क्यों जाती हूँ कि मेरा 4 मंजिल का ससुराल है। 4थी मंजिल से काम करना शुरू करना पड़ेगा। अरे भाभी, कैसी बातें कर रही हो? हम चारों के होते हुए आपको काम करने की जरूरत नहीं है। हमने 4 मंजिल की सफाई कर दी है। आप चारों कितने अच्छे हो, मुझे कुछ करने ही नहीं देते। पर आज खाना मैं ही बनाऊंगी। माफ करना भाभी, पर मैंने तो खाना बना दिया है। पर कोई बात नहीं, जब मैं यहाँ से चली जाऊंगी तब आप अपने 4 मंजिल मकान में आराम से अपनी मर्जी का खाना बनाकर खाना। कविता की बात सुनकर सिमरन हंसने लगती है। अब चारों नंद भाभी एक साथ बैठकर खाना खाती हैं और तभी सिमरन को याद आता है कि निहारिका को भरवा भिंडी बहुत पसंद है। इसलिए वो थोड़ी सी भरवा भिंडी लेकर नीचे जाती है और अपनी दोस्त के पास जाकर उससे कहती है, ये ले निहारिका और खाकर बता मेरी नंद के हाथ का खाना तुझे कैसा लगा। सिमरन बेटा, खुश नसीब हो तुम जो ऐसे घर में आई। चारों ही बहन बहुत अच्छी हैं। इसी तरह अपनी सारी नंद के साथ अच्छे से रहना। बेचारी 3-4 दिन की मेहमान है, उसके बाद अपने ससुराल ही जाएंगे। अपनी दोस्त और उसके सास से बात करके सिमरन फिर से अपने 4 मंजिल के घर में जाती है और सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते थक जाती है
और कमरे में पहुंचती है। तभी उसकी एक नंद उसके लिए पानी लेकर आती है। भाभी 3 मंजिल चढ़कर आप थक गई होंगी ना, ये लीजिए पानी पी लीजिए। आप चारों बहन मेरा कितना ख्याल रखती हो। सिमरन अपनी चारों नंद से काफी खुश रहती है। समय यूं ही बीतता है और देखते ही देखते सिमरन की शादी को 2 महीने हो जाते हैं, पर अब तक उसकी तीनों नंद अपने ससुराल नहीं जाती। और तो और अब सिमरन को अपने घर के काम भी करने पड़ते हैं, जिस वजह से वो अब चिड़चिड़ी रहने लगती है। भाभी आपने मेरे लिए 2 रोटी बना देना, बिना रोटी खाए ना मेरा पेट नहीं भरता। माफ करना दीदी, मुझसे रोटी नहीं बनाई जाएगी और मैंने चावल बना दिया है, वो कौन खाएगा। और वैसे भी थोड़ी ही देर में दीपक जी आते ही होंगे, उन्होंने कहा था कि आज उन्हें चावल खाना है। कोई बात नहीं भाभी, पायल के लिए रोटी मैं बना दूंगी, आप बहुत थक गई होंगी ना, आराम कर लीजिए। इन चारों ने तो कसम खा ली है मेरा खून पीकर ही मानेंगी। अब इसकी वजह से चावल बचेगा और दीपक नाराज होंगे। जो सिमरन अब तक अपनी 4 नंद से खुश थी, अब वही सिमरन अपनी 3 शादीशुदा नंद से जलने लगी थी। ऐसे ही एक दिन उससे मिलने उसकी दोस्त निहारिका 3 मंजिल की सीढ़ियां चढ़कर उसके कमरे में आकर बैठती है। यार सिमरन तू कैसे रहती है, मैं तो सीढ़ियां ही चढ़कर थक गई हूँ। अरे तू मुझे बता देती, हम नीचे ही बैठ जाते। कोई बात नहीं भाभी, अब आपकी दोस्त आ ही गई है तो आप दोनों बातें कर लीजिए। और निहारिका भाभी आप मुझे बता दीजिए आपके लिए मैं क्या बनाऊं। नहीं कविता, मुझे कुछ नहीं खाना, मैं तो यहाँ बस अपनी दोस्त से मिलने आई थी। निहारिका से बात करते हुए कविता भी वहीं पर बैठ जाती है। कुछ देर में सिमरन की बाकी नंद वहां आके बैठ जाती हैं और निहारिका से बातें करने लगती हैं। ये देख मन ही मन सिमरन खुद से कहती है, आ गई चारों की चारों जासूसी करने के लिए। मेरी दोस्त मुझसे मिलने आई है, ये नहीं कि थोड़ी देर अकेला छोड़ दूं। अब तो मुझे ये चारों खटकने लगी है। ये तीनों अपने ससुराल जाने का नाम नहीं ले रही और ये चौथी मेरे सर पर तांडव कर रही है। इसकी शादी करवानी पड़ेगी। अब निहारिका अपनी दोस्त से बात करके वापस 4 मंजिल की सीढ़ियां उतर कर नीचे अपने घर आती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन मोहल्ले में दोनों दोस्त सब्जियां ले रही होती हैं और सब्जियां लेती हुई सिमरन निहारिका से कहती है, यार मेरी तीनों नंद तो जाने का नाम ही नहीं लेती, लगता है अपनी बहन की शादी देखकर जाएंगी। इसीलिए सोच रही हूँ उस सपना की शादी जल्द से जल्द करवा दूं। अगर तेरी नजर में कोई लड़का है तो बता। सिमरन तू ऐसी कब से हो गई, ऐसी बातें कब से करने लगी। तेरी नंद अभी ज्यादा बड़ी नहीं है, 1-2 साल रुक जा। निहारिका अगर मैं 1-2 साल रुक गई ना तो मेरी वो तीनों शादीशुदा नंद जो अपने ससुराल जाने का नाम नहीं लेती, वो यहाँ से हिलेंगी भी नहीं। जितने दिन ससुराल में नहीं रहते उससे ज्यादा मायके में पड़ी रहती है। एक जाती है तो 2 बैठी रहती है। इसीलिए इस चौथी की शादी जल्दी से करके निपट लूं ताकि वो अपने घर में पड़ी रहे। सिमरन ऐसा मत बोल, तेरी चारों नंद बहुत अच्छी हैं। मेरी तो नंद मैरिड है और घर आती है और घर में किसी का होना भी अच्छा है। ऐसे तो तू अकेली हो जाएगी। तुम्हारी नंद आती है और 2 दिन रुककर चली जाती, पर मेरी नंद मैं जब से यहाँ आई हूँ यहीं पड़ी हुई है। और वैसे भी मेरा 4 मंजिल का ससुराल है। अगर ये चारों यहाँ से नहीं जाएंगी तो मेरा 4 मंजिल का घर हथिया लेंगी। इसीलिए सोच रही हूँ इन चारों को जल्दी से यहाँ से रवाना करूँ ताकि मैं अपने घर में आराम से रह सकूँ। और रही अकेले की बात, तो मेरे पति मेरे साथ है ना, मैं अकेली नहीं हूँ। इतना बोलकर सिमरन सब्जी लेकर ऊपर अपने घर में चली जाती है। इसी तरह कुछ दिन बीतते हैं और अब धीरे धीरे सिमरन की नाराजगी उसकी चारों नंद के सामने जाहिर होने लगती है। तभी तो जब चारों नंद सुबह नाश्ता पर रही होती हैं तो दीपक सपना को 2 फोटो देते हुए कहता है, सपना तुम्हारे लिए 2 रिश्ते आए हैं, अब तो मुझे बता दो तुम्हें कौन सा लड़का पसंद है। सिमरन मैं ऑफिस जा रहा हूं तो मुझे फोन कर देना, जो भी मेरी बहन का फैसला होगा मुझे मंजूर होगा। दीपक के जाते ही सपना रोने लगती है और इस शादी के लिए मना करती है, जिस पर भड़कती हुई सिमरन अपनी नंद से कहती है, क्यों नहीं करनी शादी? अभी 22 साल की हो, शादी होते होते 23 साल की हो जाओगी। सारी जिंदगी मायके में ही पड़ी रहना है क्या? तुम्हारी 3 बहन ने भी तो शादी करी, तुम्हारी वजह से वो यहाँ रहती है। उन्हें भी तो अपना ससुराल संभालना है। सारी जिंदगी अपनी कुंवारी बहन कोई थोड़ी ना देखना है। भाभी आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? वो इसलिए क्योंकि आप तीनों अपने ससुराल से ज्यादा मायके में पड़ी रहती है और सपना इतना अच्छा रिश्ता ठुकरा रही है। सिमरन अपनी नंद से बुरी तरह बात करके सीढ़ियां चढ़ते हुए अपने कमरे में चली जाती है, जिसके बाद सपना इस रिश्ते के लिए हाँ कर देती है। और उसके हाँ करते ही कुछ ही महीने में सिमरन अपनी चौथी नंद की भी शादी कर देती है। और शादी के बाद जब तीनों नंद अपना सामान पैक करके घर से जाने लगती हैं तो सिमरन उनसे कहती है, अब जा रही हो तो 1 हफ्ते में वापस मत आ जाना, 1 साल बाद ही आना। बार बार बेटियों का मायके आना सही नहीं होता। सिमरन तू अपनी नंद से कैसी बातें कर रही है? देखना तेरी चारों नंद के जाने के बाद तुझे अपनी गलती का एहसास होगा। सिमरन की ऐसी बातें सुनकर निहारिका को भी काफी बुरा लगता है और वो बिना सिमरन से मिले वहां से चली जाती है। साथ ही सिमरन की तीनों नंद भी अपने ससुराल चली जाती है
और सिमरन अपने घर में अकेली रहती है और अकेले सारा दिन घर के कामों में लगी रहती है, जिस वजह से दोनों दोस्त आपस में अब बात भी नहीं कर पाती। ऐसे ही एक दिन सिमरन सीढ़ियों पर झाड़ू लगा रही होती है। हे भगवान, 4 मंजिल की सफाई करते करते मेरी कमर टूट गई। वो चारों इस घर में जब तक बोझ बनकर थी तब तक मुझे आराम तो मिलता था, पर जब से गई है सारा दिन काम करने में निकल जाता है। शाम को दीपक से कहूंगी एक नौकरानी रख ले। इतना बोलकर थकी हुई सिमरन जैसे ही सीढ़ियों से नीचे उतरती है उसका पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाती है। हे भगवान, इस घर में कोई है भी नहीं, किससे मदद मांगू? कोई है, मुझे अस्पताल ले चलो, मेरी कमर टूट गई, मुझसे उठा नहीं जा रहा। सिमरन दर्द से करहा रही होती है कि तभी उससे मिलने के लिए निहारिका आती है और अपनी दोस्त को गिरा देख उसे जल्दी से अस्पताल ले जाती है। और जब इस बारे में उसकी चारों नंद को पता चलता है तो वो अपनी भाभी से मिलने अस्पताल आती है। एक बहन उसके लिए जूस लाती है, दूसरी फ्रूट्स लाती है, तीसरी डॉक्टर से बात कर रही होती है, तो वहीं उसकी चौथी नंद उसकी सेवा में लगी होती है। ये सब देखकर सिमरन को अपनी गलती का एहसास होता है। निहारिका, तुम सही कहती थी, मेरी चारों नंद बहुत अच्छी है। इनके जाने के बाद मुझे समझ आया कि घर में किसी का होना भी बहुत जरूरी है। वो तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि तुम मुझसे मिलने आई और मुझे हॉस्पिटल लेकर आ गई, वरना आज तो मैं तड़पती रह जाती। चलो देर से ही सही, पर तुम्हें मेरी बहनों की कदर तो हुई।